हेलो साथियों, आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव पर हम 30 मल्टीपल क्वेश्चन का वीडियो डाल चुके हैं। आप लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स अच्छा दिया, पर अब हम सारे प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आए इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। जितने भी क्वेश्चन सुबह हम करवाए थे सभी का हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले, एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण साबित होने वाली। तो चलिए हम चलते हैं। चलिए तो देखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट में जो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन में पहला का क्या कहेंगे कि विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण का क्या है, एक तक उत्पाद है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो यह कथन जो है वुडवर्थ का है। इसका हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि विकास किसी एक कारक का परिणाम नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विकास के लिए दोनों चाहिए, आनुवांशिकता भी चाहिए और वातावरण भी चाहिए। इसीलिए दोनों कारक चाहिए। तो आनुवांशिकता बच्चे को क्या होती है, संभावनाएं देती है। आखिर बच्चे माँ बाप से जो गुण लेते हैं वो क्या है, एक तरह का संभावना देती है उन्हें आगे बढ़ने के लिए, पर उसके लिए उनको वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। वातावरण सही मिला तो बच्चे का विकास बेहतर होगा, वातावरण खराब मिला, अच्छा नहीं मिला तो विकास नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न के एक्सेप्ट चलेंगे। लिखा नेचर और नर्चर में, नेचर का बताइए अर्थ क्या होता है। देखिए, नेचर एक तरह का वंशानुक्रम होता है। तो नेचर का सीधा मतलब होता है वंशानुक्रम। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आगे हम चलेंगे कि आखिर नर्चर मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट। याद रखिएगा दोनों पॉइंट। नेचर मतलब हो गया हेरिडिटी और नर्चर मतलब हो गया इन्वायरमेंट। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, नेचर में जीन्स, शारीरिक संरचना, जन्मजात क्षमताएं शामिल हो जाती है नेचर में, पर नर्चर में परिवार, विद्यालय, समाज और संस्कृति ये सभी शामिल होती है। इसीलिए बच्चे के विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, माँ के समान आंखों का रंग होना किसका एक उदाहरण है। यह हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम का उदाहरण है। देखिए, इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जैसे आंख का रंग मुख्यतः आनुवांशिक प्रभाव से ही निर्धारित होती है। बालों का रंग हुआ, त्वचा का रंग हुआ, रक्त समूह आदि भी आनुवांशिकता की भूमिका होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्या, ब्लड ग्रुप भी, ठीक है, त्वचा का रंग भी। कोई माँ बाप गोरे हैं और बच्चा काले हैं तो गलत बात है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न को चलेंगे। लिखा, आनुवांशिकता किस प्रकार का कारक है आपको बताना है। तो आनुवांशिकता जो होती है यह हमारे आंतरिक कारक होती है, हमें अंदर से मिलती है। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए क्या है कि आनुवांशिकता जन्म से प्राप्त होती है। इस बात को याद रखिए। यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की संभावना को प्रभावित करती है। आनुवांशिकता को पूरी तरह बदला कभी नहीं जा सकता भाई, लेकिन वातावरण उसके प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है, आनुवांशिकता नहीं बदल सकते, पर यदि उसे हम अच्छा वातावरण दें तो निश्चित ही उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर में चलेंगे। वातावरण कैसा कारक है। तो वातावरण एक बाह्य और गतिशील कारक होता है। वातावरण गतिशील कारक का मतलब है वातावरण हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं वातावरण। ठीक, आगे देखिए पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है, वातावरण समय के साथ बदल सकता है। परिवार जैसे हुआ, विद्यालय हुआ, मित्र, समाज, संस्कृति, आर्थिक परिस्थितियाँ वातावरण के एक उदाहरण हैं। ठीक है, सकारात्मक वातावरण विकास को बढ़ावा देता है। आपको यदि पॉजिटिव उसको इन्वायरमेंट मिले बच्चा को, तो उसका डेवलपमेंट जो होता है बेहतर होता है। ठीक है, अच्छा होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाउ फेयर वी विल गो किससे संबंधित है। यह वातावरण से संबंधित है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या दिया गया है, आनुवांशिकता संभावित क्षमता की सीमा निर्धारित करती है। देखिए, क्षमता की सीमा निर्धारित करती है आनुवांशिकता, पर वातावरण यह प्रभावित करता है कि व्यक्ति उस क्षमता का कितना विकास कर पाएगा। इसलिए समान क्षमता वाले बच्चों का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है। अब मान लीजिए दोनों बच्चा में, दो बच्चा है, दोनों बच्चा में कैपेबिलिटी समान है, पर जब प्रदर्शन की बात आती है तो अलग अलग प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्धिक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो देखिए, बौद्धिक का विकास करना है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की दोनों ही अंतःक्रिया होती है, दोनों की गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, केवल जीन से बुद्धि निर्धारण नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी भी केवल जीन से
बुद्धि का निर्धारण नहीं होता है। पोषण, शिक्षा, अभ्यास और सामाजिक वातावरण और सीखने के अवसर भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लिखा है आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या होती है। आनुवांशिकता की मूल इकाई जीन होती है। जीन जो है आनुवांशिकता सूचना की मूल इकाई होती है। जीन्स जो है डीएनए में से बने होते हैं। ठीक है, जीन जो बने होते हैं डीएनए में बने होते हैं। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जीन से बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से बनता है न्यूक्लियस, इस बात को याद रखिए, कोशिका बनते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही कथन क्या है। आनुवांशिकता विकास की सीमा तय करती है और वातावरण उस सीमा में विकास की संभावना को प्रभावित करती है। इसके चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट चलते हैं। दोनों को अलग अलग करके विकास को समझना उचित नहीं होता है। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो इंटर एक्शनिस्ट अप्रोच पर यह जोर देता है। ठीक है, नेचर और नर्चर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर संबंधित, इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी नेचर चाहे नर्चर दोनों ही परस्पर संबंधित हो, ही विरोधी कभी नहीं हो सकता है। आगे चलिए 10 नंबर प्रश्न में चलेंगे। लिखा आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग वातावरण में पालने से अंतर क्यों होता है, बताइए। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब हुआ जुड़वा बच्चे। तो वातावरण के प्रभाव के कारण आपको जुड़वा बच्चा पैदा होता है। दोनों को यदि हम अलग अलग वातावरण में रखते हैं तो दोनों की क्षमताएं अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस को हम लोग जेनेटिक मेकअप बहुत समान होती है। ठीक है भाई, जो देखिए जेनेटिक मेकअप तो दोनों समान होगी, ठीक है, पर अलग अनुभव, शिक्षा, परिवार और सामाजिक परिस्थिति उनके व्यवहार में अंतर ला सकती है। सही बात है भाई, उनके अलग अनुभव दोनों को हो सकता है ना। तो यह नेचर और नर्चर इंटरेक्शन को समझने का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर में चलेंगे। 11 नंबर क्या कहता है कि नर्चर का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक परिवेश या वातावरण को हम नर्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नर्चर में पालन पोषण शामिल हो रहा है। परिवार, विद्यालय, मित्र, समाज और संस्कृति इसके प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेचर जो होते हैं जन्मजात होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, ये जन्मजात होते हैं, पर नर्चर जो होता है यह अनुभव से या तो किसी वातावरण में रहने से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। 12 नंबर क्या कहता है, सामाजिकरण की मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, बताइए सामाजिकरण। तो सामाजिकरण परिवार और समाज के वातावरण पर निर्भर करता है सामाजिकरण। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चलते हैं। सामाजिकरण से बच्चा सामाजिक नियम और मूल्य सीखता है। परिवार सामाजिकरण की पहली संस्था होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। विद्यालय और मित्र समूह भी महत्वपूर्ण, ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यह सामाजिकरण का, ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं क्या होता है, दूसरा संस्था हम बोल सकते हैं। ठीक है, सामाजिकरण का दूसरा संस्था बोल सकते हैं इसको, कौन, विद्यालय और मित्र होते हैं। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खेल मैदान, विज्ञान प्रयोगशाला और वाद विवाद प्रतियोगिता क्या प्रदान करती है, बताइए। अनुकूल वातावरण परिवेश प्रदान करती है। इसका हम एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता है, बात सही है भाई। अच्छा स्कूल मिल गया, उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया तो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, उसका सर्वांगीण विकास भी होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर और देखते हैं, जिससे देखिए आप खेल, वहाँ पे क्या होता है, खेल खिलवाया जाता है जिससे शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। वहाँ पे प्रयोगशाला यानी वैज्ञानिक सोच विकसित होता है। वाद विवाद वहाँ पे होता है तो भाषा और तर्क की क्षमता विकसित होती है। गतिविधि आधारित वातावरण होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करता है। समग्र विकास में क्या करता है, मदद करता है गतिविधि आधारित वातावरण भी। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व का परिणाम क्या है, बताइए। व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से व्यक्तित्व बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट हम देखते हैं कि, ठीक है, पर्सनैलिटी जिसको व्यक्तित्व कहते हैं केवल जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, केवल क्या होती है, जन्मजात नहीं होती है। इसमें परिवार, संस्कृति, शिक्षा, अनुभव व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक बच्चा का व्यक्तित्व अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आपको बोरिंग फील नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान से वीडियो देखिए और आपको लाभ होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला
15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। लेकिन कौन सा शारीरिक लक्षण आनुवांशिक है? जैसे कि त्वचा का रंग आप देख लीजिए, आंख का रंग देख लीजिए, क्या है? आनुवांशिकी होता है। आनुवांशिकी प्रभाव वाले उदाहरण बोलेंगे तो आंख का रंग, बालों की कुछ विशेषताएं, रक्त समूह का बात कर सकते हैं, ठीक है, कद की संभावित सीमा, त्वचा संबंधित कुछ विशेषताएं, ये तमाम होती है। 16 नंबर प्रश्न में चलेंगे। लिखा कि आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में सही कथन क्या है, बताइए। तो उनकी आनुवांशिक संरचना समान, बहुत समान होती है। अब देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस जिसको जुड़वा बच्चे कहते हैं, एक ही, ठीक है, फर्टिलाइज एग से विकसित होते हैं। भाई सही बात है, एक ही अंडाणु से, निषेचन अंडाणु से विकसित होते हैं, पर इन्हें हम मोनोजाइट्स ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। पर उनका जेनेटिक सिमिलरिटी बहुत अधिक होता है। भाई जेनेटिक सिमिलरिटी मिलेगा ही, आनुवांशिक गुण तो मिलेगा ही, इस बात को याद रखिए। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए, फिर भी अनुभव और वातावरण के कारण व्यवहार में निश्चित ही अंतर आएगा मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है? किस विचारक ने वातावरण को अत्यधिक महत्व दिया था? तो जॉन लॉक ने वातावरण को अधिक महत्व दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, लॉक प्रसिद्ध अवधारणा क्या है? तबुला रासा। तबुला रासा, ठीक है, इसकी एक अवधारणा है। तबुला रासा का अर्थ होता है ब्लैंक स्लेट, यानी कोरी पट्टी होता है बच्चा। उनके विचार के अनुसार अनुभव और वातावरण व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या समझना चाहिए? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया समझना चाहिए। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट ये हम चर्चा करते हैं। तो सभी बच्चे समान तरीके से नहीं सीखते हैं, बात याद रखिए। उनकी क्षमता, उनकी रुचि, सीखने की गति, उनका अनुभव अलग अलग हो सकता है। शिक्षक को इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान करना चाहिए। एक ही टीचिंग मेथड सभी बच्चों के लिए प्रभावी नहीं होता है, कि ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे एक ही टीचिंग मेथड से सीखता है, उसको इसीलिए अलग अलग टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, यह विचार किसका है, बताइए। यह जे.बी. वाटसन का विचार है। जे.बी. वाटसन जो है यह व्यवहारवादी से जुड़े प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। यह व्यवहारवादी में, ठीक है, ऑब्जर्वल बिहेवियर पर जोर दिया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वातावरण अनुभव व्यवहार में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण निभाता है भूमिका, यह वाटसन ने कहा था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आक्रामक व्यवहार का कारण पता करते समय शिक्षक को क्या देखना चाहिए? तो उनकी आनुवांशिक पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, उनका वातावरण देखनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें चलते हैं। आक्रामकता को प्रभावित करने वाले संभावित कारक है पारिवारिक वातावरण। आखिर उनको परिवार में कैसा वातावरण मिलता है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करता है, साथियों के साथ उनका व्यवहार, सीखने का उनका अनुभव, कितना स्पीड से वो सीख रहा है, क्या बच्चा तनाव में तो नहीं है, ठीक है। उनकी सामाजिक परिस्थिति, कैसा समाज में रह रहा है, व्यक्तिगत जैविक कारक भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न। लेकिन कौन सी प्रक्रिया मुख्यतः आनुवांशिकता द्वारा नियंत्रित होती है? शारीरिक और जैविक लक्षण दोनों आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होती है या तो नियंत्रित होती है। देखिए, शारीरिक विकास में मैचुरेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, परिपक्वता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुछ जैविक प्रक्रियाएं में आनुवांशिक रूप से प्रभावित होती है। अब देखिए, लेकिन विकास के कई पहलू में इन्वायरमेंट भी योगदान देता है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होना आवश्यक नहीं, यह क्या दर्शाता है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का जटिल प्रभाव दर्शाता है। जरूरी नहीं कि माँ बाप बुद्धिमान है तो बच्चे बुद्धिमान ही पैदा होंगे, जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, इंटेलिजेंस को केवल जीन्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। भाई सही है, बुद्धिमान को केवल जीन्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उनके शिक्षा से हम एक्सप्लेन करेंगे, पोषण से, अभ्यास से, सीखने की अवसर, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हेरिडिटी कभी भी डेस्टिनी नहीं दिखाती। भाई ये बात सही है, हेरिडिटी कभी भी, आनुवांशिकता जो है कभी भी उसकी डेस्टिनी नहीं होती है, इसमें इन्वायरमेंट का योगदान होता है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न में चलेंगे।
देखिए भाषा विकास मुख्य रूप से किसका उत्पाद है, तो जन्मजात क्षमता और वातावरण की अंतःक्रिया दोनों का उत्पाद होता है। अब देखिए बच्चे में भाषा सिखाने की जैविक क्षमता होती है, बात सही है। आगे देखिए यहाँ पर भाषा सीखने के लिए सामाजिक इंटरेक्शन आवश्यक है। भाई समाज के साथ जब तक इंटरेक्शन नहीं करेगा तो बच्चा भाषा सीखेगा नहीं। परिवार और समाज भाषा का विकास को प्रभावित करता है। भाषा विकास में नेचर और नर्चर दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो किस पर आधारित होती है, बताइए। तो यह विकास जो है आनुवांशिकता और वातावरण का निरंतर संपर्क होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, विकास जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। विकास के विभिन्न पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, भावनात्मक आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सीखने में पूर्व ज्ञान पर कौन सा कारक बड़ा प्रभाव डालता है, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। बच्चे खाली दिमाग से कक्षा में नहीं आते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ अनुभव लेकर आते हैं। अपने पूर्व अनुभव से वो लर्निंग को प्रभावित करते वो सीखते हैं। परिवार और संस्कृति से प्राप्त अनुभव उनके प्रियोर नॉलेज का हिस्सा होता है। शिक्षक को बच्चों के, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आनुवांशिकता के नियम किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अब यहाँ चलेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न में, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, बताइए आप ही। बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए, उनको सुरक्षित वातावरण चाहिए, प्रेम और सहयोग चाहिए, सम्मान चाहिए, सकारात्मक संबंध चाहिए, उचित अवसर चाहिए, तनाव कम करने वाला वातावरण चाहिए, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण है। आगे 28 नंबर प्रश्न में चलेंगे, सामाजिक विकास में कौन महत्वपूर्ण होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों महत्वपूर्ण होता है। परिवार क्या है, प्रारंभिक समाजीकरण है। विद्यालय समाजीकरण नियम और संयोग है, जिसको हम लोग द्वितीय समाजीकरण भी बोल सकते हैं। मित्र, देखिए मित्र जो होता है, मित्र समूह और पीर इंटरेक्शन होता है। संस्कृति बात करें तो मूल्य और व्यवहार सिखाती है। आनुवांशिक विशेषता भी कुछ व्यवहारिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न में चलेंगे कि आनुवांशिकता और वातावरण परस्पर क्या है, पूरक कैसे होते हैं। तो आनुवांशिकता जो क्षमताएं देती है और वातावरण उन्हें विकसित करती है। तो हेरिडिटी जो होती है ये क्षमता देती है, इन्वायरमेंट जो होती है अवसर देती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, वास्तविक उपलब्धि ही डेवलपमेंट होती है। यानी कि डेवलपमेंट के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न को चलेंगे। यहाँ पर देखिए इससे पहले दोनों में से किसी एक को पूरी तरह से जिम्मेदार मानना सही नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए, बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप होना चाहिए, सभी बच्चे को समान सम्मान मिले, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान मिले, अलग अलग क्षेत्रों से वो आते हैं उनका सम्मान हो, बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर मिले, गतिविधि आधारित शिक्षण दे उन्हें, कमज़ोर और तेज दोनों प्रकार के लर्नर के लिए अवसर हो। उसके बाद देखिए शिक्षक क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएं, ठीक है। शिक्षक को हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बात करना चाहिए। कठोर एकरूप टीचिंग मेथड से बचना चाहिए। भाई एक ही हम टीचिंग मेथड नहीं बताएंगे, उसको अलग अलग तरह से टीचिंग मेथड हम बता सकते हैं, ठीक है। उससे हम उसको शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।